नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर त्योहार और खुशियां का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है। मैं बात कर रही हूं यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग की, और उस महायुद्ध की एक एक तस्वीर आपको आज हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि आज युद्ध का 23वां दिन हो गया है। 23वां दिन। और आज महाभारत में मैं सीधे सीधे पूछ रही हूं कि क्या पुतिन को लेकर भयानक भविष्यवाणी की गई है? पुतिन पर क्या है भयानक भविष्यवाणी? मैं आज ये कह रही हूं, आपको बताऊंगी कि पुतिन पर की गई भयानक भविष्यवाणी क्या है। अमेरिका ने पुतिन को लेकर क्या बड़ा दावा किया है? आखिर पुतिन कौन सा घातक कदम उठा सकते हैं? पुतिन के घातक कदम के पीछे क्या सोच है? आपको यह भी बताऊंगी कि क्या यह अमेरिका का सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या फिर रूस के कदम से पहले अमेरिका दुनिया को आगाह कर रहा है। क्या है वो भयानक भविष्यवाणी जिसे लेकर अमेरिका लगातार बोल रहा है? आज महाभारत में आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि एक फोन से क्या रुक सकता है चीन यूएस युद्ध? एक फोन से क्या यह युद्ध रुक सकता है? आज होने वाली है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत। जी हां, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो चीन को अपने पाले में ले आए। वो चीन जो इस वक्त रूस के साथ खड़ा है, रूस को कमजोर करने का क्या है बाइडेन प्लान, आज आपको बताऊंगी कि युद्ध के चलते क्या रूस और अमेरिका के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं। अमेरिका का क्या है चीन प्लान इस युद्ध को रोकने के लिए, वो आज आपको महाभारत में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले युद्ध की 23 तस्वीरें। जी हां, आज 23वां दिन है इस युद्ध का, और 23 तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाती हूं। देखिए, 24 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ है, और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। किस तरह से गोला बारूद बरसाया गया, किस तरह धुएं का गुबार उठा। देखिए, तस्वीरें छोटी होती जाएंगी, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 फरवरी से आज 23वां दिन हो गया है, लेकिन युद्ध का आलम उसी तरह से बना हुआ है, तबाही का मंजर उसी तरह से बना हुआ है। देखिए किस तरह से शहर बदलते गए, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही। और मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि कीव पर जोरदार हमला हुआ है। जो बाहरी इलाका है कीव का, वहां पर किस तरह से भारी बर्बादी हुई है। सबसे पहले शुरुआत उसी तस्वीर से कर रही हूं, क्योंकि कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर भारी तबाही मची है। सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और आगे ये भी बताऊंगी कि पुतिन का क्या है कीव प्लान, क्योंकि लगातार आप सुन रहे हैं कि रूसी फोर्सेस कीव के चारों तरफ पहुंच गई हैं, कीव पर कब्जा करने की तरफ है, लेकिन वो कब्जे की खबर आप तक नहीं आ रही है। इसीलिए आज आपको बताऊंगी पुतिन का कीव प्लान क्या है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए उन तस्वीरों को, फुल फ्रेम तस्वीरों को दिखाइए। कीव का जो बाहरी इलाका है, वहां पर रूस ने बम बरसाए हैं, और देखिए एक देश की राजधानी, और उस राजधानी पर इस तरह की बमबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, यानी कि दूर से आपको दिखेगा इमारतें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। ये बम गोले के बरसने के बाद, आग लगने के बाद की कालिक है जो इन तस्वीरों में आपको नजर आती है। दूर तक देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है, दोनों तरफ सिर्फ बर्बादी है, दोनों तरफ ध्वस्त इमारतें हैं, जली हुई इमारतें हैं। ये कीव की तस्वीर है, यानी राजधानी कीव की ये तस्वीरें, जहां पर बम गोला बारूद बरसाया हुआ है रूस ने, और उसी की ये तस्वीरें, और उसी की ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार ये सुन रहे हैं कि कीव पर रूसी फोर्सेस ने घेराबंदी कर ली है। आप लगातार ये सुन रहे हैं कि कैसे कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ गई है, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज आपको पहले बता रही हूं कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा। पुतिन ने बताया है अपना कीव प्लान। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कीव पर कब्जे का हमारा इरादा है ही नहीं। ये सुन लीजिए, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर कब्जे की मंशा से हम हमला कर ही नहीं रहे हैं, यानी ये हमला कीव पर कब्जे की मंशा से नहीं है। नाटो में शामिल ना होने की गारंटी देनी होगी यूक्रेन को। हमारी सिर्फ मांग ये है,
खुद को न्यूट्रल देश घोषित करे यूक्रेन, हमारी मांग यह है। क्योंकि अगर हम कीव पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर तो हमने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारी मंशा यह है ही नहीं कि हम यूक्रेन पर अपना हक और कब्जा जमाकर उसे अपने देश में शामिल करें, ये हम करना ही नहीं चाहते हैं। डोनेस्क और लुहांस्क जिस इलाके को रूस ने इंडिपेंडेंट घोषित किया, यानी जहां की स्वतंत्रता घोषित की है, उस स्वतंत्रता को माने, ये कह रहे हैं पुतिन। क्रेमिया को रूस का हिस्सा स्वीकार करे, ये कह रहे हैं पुतिन। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, ये कीव बीच में है और रूस की जो सेना है उसने घेराबंदी कर दी है, लेकिन कब्जा नहीं किया है। यानी रूस की सेना पूरी तरह से कीव को घेर कर बैठी है, लेकिन कब्जा नहीं कर रही है, और वो पुतिन के प्लान का हिस्सा है। यही आपको आज बता रही हूं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताऊं कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, यूक्रेन के मिलिट्री ड्रोन के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया है। जी हां, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। रूसी एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, रूस ने ये वीडियो जारी किया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सैन्य ठिकाने हैं, ड्रोन के हमला किया गया। रूस ने ड्रोन हमला किया और जो मिलिट्री बेस था दूर से देखा गया, ये मिलिट्री बेस है। यहां पर बहुत सारा तोपखाना है, यहां पर बहुत सारा हथियार है, इसको ध्वस्त करना है। इसको ध्वस्त करेंगे तो पूरी की पूरी सेना को धक्का पहुंचेगा, और इसीलिए रूस ने यहां पर बम बरसाए हैं, ड्रोन के जरिए हमला किया है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं कि रूस के हमले का एक और नया वीडियो नाइकोलेव का है, यहां पर जहां पर सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलूंगी। ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरह से रूस लगातार हमले कर रहा है, और रूस का बिल्कुल मंशा साफ है। रूस की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से ये भारी से भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये मैं आपको निकोलाइव की तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है रूस ने। मैं आपको ये बताऊं कि कैसे रूस के लिए, और मैं ये बार बार कह रही हूं कि कैसे रूस के लिए चक्रव्यूह बना है यूक्रेन। मैं बार बार ये सवाल महाभारत में भी उठाती हूं और अपने मेहमानों के पास भी जाऊंगी कि क्या ये प्रोपेगेंडा है या फिर इसमें हकीकत है। क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि रूस के लिए चक्रव्यूह बन गया है यूक्रेन, इसमें सच्चाई कितनी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन दोनों से ही पूछूंगी कि कितनी सच्चाई और कितना प्रोपेगेंडा। लेकिन अगर इसको शुरू से चलाएंगे हम ग्राफिक को विक्रांत, तो हम जरा बता पाएंगे अपने दर्शकों को कि जो ब्रिटिश खुफिया विभाग है उसने ये बड़ा दावा किया है। क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो लगातार रूस को लेकर आंकलन कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस का जो बारूद है वो खत्म हो रहा है। रूस का बारूद खत्म होना यानी कि उसके लिए मुश्किल का समय शुरू हो रहा है। जो साजो सामान की जो समस्या है उससे घिर गया है रूस, यानी गोला बारूद खत्म होना, रूस के लिए इस जंग को आगे बढ़ा पाना वो मुश्किल होगी। हमले जारी रखने में रूस नाकाम होगा, ये ब्रिटिश खुफिया विभाग का कहना है। वो कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है उसे बचाने में जुटा है रूस। यानी सप्लाई चेन का मतलब क्या, आप अगर हमला कर रहे हैं, आपको गोला बारूद चाहिए, आपको वो सब चीजें चाहिए जो इस युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी है, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है रूस के सैनिकों को। रूस सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक बहुत से लोग कह रहे हैं कि रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। साजो सामान की समस्या बनी हुई है, रूस की एक सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है इस युद्ध में, यह भी कहा जा रहा है। हमले के बजाय किस तरह से खुद की रक्षा करने में जुट गया अब रूस, यानी रूस की जो प्राथमिकता है वो हमला करना नहीं, रूस की प्राथमिकता हो रही है अपने सैनिकों को और अपने हथियारों को बचाने की। मैं एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक पर, महाभारत में। मैं शुरुआत इसी बात से कर रही हूं। सर, आपको लगता है ये सच है या फिर पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है? देखिए, 2,70,000 हैकर्स और जो एक आर्मी है ये मीडिया वॉरफेयर स्पेशलिस्ट की, ये CIA ने यूक्रेन के सपोर्ट में लगा दी है। हर रोज वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा डिसेमिनेशन वो पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं, वहां से CNN BBC का एको चेंबर इसको उठा लेता है और पूरी दुनिया को ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि रूस हार गया, मॉस्को में तख्ता पलट होने वाला है, रूस का एमुनेशन खत्म हो गया है। साहब, रूस की 9 लाख की फौज है,
अभी यहां 1.5 से 1.9 लाख लगे हैं। आपका कहना है कि उसका एमुनेशन केवल इतना था कि उसने वो करने के पहले एमुनेशन स्टॉकअप नहीं किया था। उसको 2-3 साल से मालूम है कि ये युद्ध होने ही वाला है, कब से तैयारी कर रहा है। मेरा ख्याल हमको फैक्ट्स पे जाया जाए। देखिए, हमने कहा था कि अगर आप जो है प्रेसिडेंट्स को चेक करें, प्रेसिडेंट्स मतलब पहले क्या हुआ है, जॉर्जिया में क्या हुआ, इसको आप चेक करें तो जॉर्जिया में भी अबकाजिया और साउथ ओसेट, ये 2 रूसी भाषी प्रांत थे जिनको वो पकड़ना चाहता था। उसने हमला किया, 4 दिन में दोनों प्रांत पकड़ लिए और कई और शहर पकड़ लिए ये जॉर्जिया के। लेकिन वो सारे शहर खाली करके केवल इंसिस्ट किया कि इन 2 को इंडिपेंडेंस रिकग्निशन आप दें और उनसे दिलवा ली। ठीक है साहब। अब यहां भी वो शुरू से कह रहा है कि मेरा कोई मुद्दा नहीं था कि मैं कीव पे कब्जा करूं। कीव पे कब्जा करने का मतलब दोहरा था कि एक तो अटेंशन ईस्ट से, दोनबास से और साउथ, जहां कोस्ट लाइन है, जहां क्रीमिया है, जहां सेवास्तोपोल, जहां मारियोपोल, जहां ओडेसा वगैरह है, उस पे वहां उसने मेन हमले किए हैं। क्योंकि दोनबास में वो जो इलाका पकड़ेगा 1 इंच नहीं छोड़ेगा। जो यहां पकड़ेगा क्रीमिया की लैंड कॉरिडोर के लिए, वो 1 इंच नहीं छोड़ेगा। बाकी सब जो इलाका वो पकड़ेगा उसे छोड़ना पड़ेगा। क्या थे रूस के स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स? क्या थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिट्री पोटेंशियल ऑफ यूक्रेन। अगर आप उसकी जो बड़ी फौजों के जमावड़े हैं, कीव में, खारकीव में, डोनबास के सामने, साउथ में, उनको बैटल पे लाए और बर्बाद कर दे, तो आप मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हवाई अड्डे बर्बाद करें, मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टैंक फैक्ट्री खारकीव की डिस्ट्रॉय कर दी। अंतनॉव कीव के अंदर एयरक्राफ्ट का जो बनाने का प्लांट था डिस्ट्रॉय कर दिया। पाइपलाइन ऑयल की डिस्ट्रॉय कर दी। ऑयल आपके जो पावर स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 से 7, 8 जो है वो कैप्चर कर लिए 15 में से। तो क्या आपने अपना मकसद हासिल नहीं किया? सबसे बड़ी बात है, ये तो अमेरिका का कहना था, नहीं साहब वो कहीं पे हमला करेगा। जीडी बख्शी सर बता रहे हैं कि इतना सब कुछ कर लिया है रूस ने, उसे मकसद हासिल करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब कुछ रूस कर चुका है। उसके बाद अगर ये बातें पश्चिमी देश फैला रहे हैं तो क्या इसे प्रोपेगेंडा के रूप में देखा जाए? इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि रूस के खिलाफ यूरोपियन संसद सख्त है। ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग में रूसी राजनयिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रुसेल्स में, यानी कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अपने आवास पर नहीं जा सकेंगे रूसी राजनयिक। सोचिए, यूरोपियन संसद रूस के खिलाफ सख्त हुई है। यूरोपियन संसद ने यह सख्ती दिखाई है और अब ये दोनों तरफ से हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने कल महाभारत में आपको क्या बताया था कि कैसे पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बैन कर दिया, अमेरिका के राजनयिकों को बैन कर दिया। और अब देखिए, दूसरी तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। ये दोनों तरफ से हो रहा है। मैं आपको यह भी बताऊं, इस साथ साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। इसी के साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार वार पलटवार हो रहा है। सबसे पहले यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो जारी की तस्वीरें वो दिखाते हैं। यूक्रेन की तस्वीरें हैं विक्रांत, यूक्रेन की तस्वीरें एक बार दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए किस तरह से यूक्रेन ने रशिया की फोर्सेस पे अटैक किया है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। यूक्रेनी सैनिक है और जहां जहां रशिया के टैंक्स नजर आ रहे हैं, मिलिट्री टैंक्स नजर आ रहे हैं, वहां पर किस तरह से गाइडेड अटैक किया जा रहा है। देखिए धमाके हो रहे हैं और ये यूक्रेन के सैनिक हैं। देखिए आगे भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे और रूस के सैनिकों को लगातार निशाना बनाकर यूक्रेन की सेना हमला कर रही है। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूं रूस की सेना किस तरह से हमला कर रही है। वो तस्वीर जरा डालिए पीछे, तस्वीर दिखाती हूं आपको। ये देखिए, ये है रूसी सेना का हमला। रूस का दावा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दावा किया है, ये वीडियो जारी किया है। देखिए रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, उनके टैंक्स उनके साथ हैं और वो कैसे छुप कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके सीध में, उनके सामने है वो सैनिक जो यूक्रेन के, लेकिन तब भी वो निशाना साधते हुए दबे कदम से आगे बढ़ रहे हैं और फिर वो अटैक करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टैंक्स हैं रूसी सेना के और ये हमले कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख लीजिए, आमने सामने की लड़ाई रूस और यूक्रेन की, सीधी जंग रूस और यूक्रेन की। देखिए दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है और रूस की सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती हूँ, उसके बाद मेरी जनरल सेना आपके पास आ रही हूँ। रूसी राजदूत को बुल्गारिया की चेतावनी दी है। रूसी राजदूत को बुल्गारिया छोड़ने की चेतावनी दी गई है।
72 घंटे में बुल्गारिया छोड़े राजदूत, ये कहा गया है। यानी रूस का एक तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। रूस को एक तरह से बहिष्कार कर रहे हैं वो सारे देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, जो नाटो देशों के साथ खड़े हैं और जो नाटो में शामिल हैं। बुल्गारिया ने रूसी राजदूत को चेतावनी दे दी है कि आप हमारा देश छोड़कर जाएं। ये सीधी चेतावनी रूसी राजदूत को दी गई है। मेजर जनरल सिन्हा, मुझे कोई हैरानी नहीं लगती है इसमें, मुझे हैरानी नहीं लगती है बुल्गारिया ये कर रहा है। लेकिन अगर दोनों तरफ से होगा, क्योंकि रूस ने भी बाइडेन को बैन कर दिया, सर बाइडेन को बैन कर दिया, हिलरी क्लिंटन को बैन कर दिया, कई राजनयिकों को बैन कर दिया, इसका हश्र क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा मेजर जनरल सिन्हा? देखिए सुचारिता, ये जो कोहर्सिव डिप्लोमेसी की बात होती है, आप इसको बैन कर दो, वो उसको बैन कर देगा, इसकी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। ना तो युद्ध पे असर पड़ता है, ना आपके डिटरमिनेशन पे असर पड़ता है, आपका जियो स्ट्रेटेजिक एम पे पड़ता है, मिलिट्री एम पे। ये आपके मिलिट्री एम पे तो वो पड़ता है यदि नाटो आकर के कोई अपनी सेना भेज देता, वो कहता नो फ्लाइंग जोन बना देंगे तो हो जाता। तो ये तो करते नहीं, इसमें तो वो पैतरा भांजते हैं। इनसे क्या होने वाला है? और देखिए जिन चीजों को वो लगा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी जो चीज है जो इस जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसको खेला जा रहा है, जो वो कहते हैं ना कि आपको सैंक्शन लगा देंगे, आपको बंद कर देंगे, वो चीजों को काटने के लिए पुतिन साहब ने किया है, कमर कस लिया है कि आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। और जो ये आप चोचले करते हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन हमारे ऊपर भी लगाते रहे, मगर हुआ होता कुछ नहीं है। मगर सैंक्शन के अलावा जो चीजें हो रही हैं जमीन पे, चाहे वो तेल का मामला हो, गैस का मामला हो, फूड सिक्योरिटी, आज क्या है यूरोप के अंदर में फूड सिक्योरिटी जो यूक्रेन देता था और रशिया देता था वो जीरो हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। भारत, देखिए भारत ने भी कह दिया हम तो लेंगे गैस और तेल, आप रोक नहीं सकते, आप क्योंकि आप यूरोप में दे रहे हैं, रिपोर्ट में रोकते नहीं, आप कहते हैं। और जिस तरह से हम लोग पूरा विश्व, ये रीअलाइनमेंट है सुचारिता। आज तो 23rd डे है, उन्होंने एक्सरसाइजेस में जो अपने अचीव किए 24, 28, 32 दिन के बाद, और जैसे जनरल बख्शी बता रहे हैं उनका 1.5, ये तो नाटो बताता है, लाख ट्रूप्स हैं। और आपको पता होगा इन दिनों में 12 है, और अमेरिका ने दिया 900, ओनली 900 मिसाइल फायर किए। और जब रशिया की कैपेबिलिटी 900 मिसाइल, तो छोटे छोटे एक्सरसाइज में फायर कर देता है वो। बिल्कुल, आपका जो रिट्रीब्यूशन है बहुत नपा तुला। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि साल भर तक यदि इस तरह से एट्रीब्यूशन रहा तो आप रशिया को कुछ नहीं, उन्होंने कोई भी लॉजिस्टिक बेस को बड़ा नहीं बनाया, कुछ नहीं 30 से 40 किलोमीटर जो बात बता रहे हैं। मैं एक बार मेजर जनरल सिन्हा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं सर आप एक बार अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोन कॉल होने वाली है। फोन कॉल यानी बातचीत होने वाली है, और वो किसके बीच होगी? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोन कॉल होने वाली है। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत होगी, ये आपको बता रही हूं। फोन पर बात करेंगे ये दोनों ही राष्ट्रपति, लेकिन इसके बीच में इसका मुद्दा क्या है? बाइडेन शी के कॉल के बाद अधिकारियों की भी एक वार्ता होगी। जो मौजूदा हालात है उनमें वार्ता अगर अमेरिका और चीन के बीच हो रही है तो आप इसे मानकर चलिए कि ये वार्ता रूस को लेकर है, यूक्रेन को लेकर है। इससे पहले दोनों देशों के राजनयिक पहले ही मुलाकात कर चुके हैं इटली में, लेकिन आज शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच फोन पर बात होनी है। जो यूएस एनएसए है वो चीनी राजनयिकों के बीच बात होगी। ये होगा अब सोमवार को। चीन और अमेरिका में भी तनाव बढ़ रहा है, ये हमने आपको पहले ही बताया। यानी आज दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात होगी फोन पर, और उसके बाद राजनयिकों के बीच सोमवार को मुलाकात होगी। अब रोम में राजनयिक स्तर की वार्ता पहले हुई, लेकिन वो वार्ता विफल हो गई। यानी कि उस वार्ता में अमेरिका ने सीधे चीन से कहा कि आप रूस का साथ मत दीजिए। चीन ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। चीन पर दबाव बनाने में लगातार जुटा हुआ है अमेरिका बार बार कह रहा है चीन से कि आप रूस की मदद मत करिए, आप ऐसा करेंगे तो इससे प्रभाव सही नहीं पड़ेगा और इससे आपके लिए भी खतरा है। लेकिन चीन ने मना कर दिया। रूस का साथ ना देने के लिए दबाव लगातार अमेरिका डाल रहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। अमेरिका चीन को चेतावनी भी दे रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अंजाम खराब होंगे, लेकिन चीन अमेरिका चेतावनी को ठेंगा दिखा रहा है, सीधे सीधे मना कर रहा है। यह भी आज की हकीकत है। लेकिन क्या आज की इस बातचीत में, क्योंकि हमने कूटनीतिक तरीके से हमेशा देखा है कि जब
फोन उठाकर बातचीत होती है दो बड़े नेताओं के बीच में, तो बहुत सी चीजें बदल सकती है। जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं एक बहुत क्विक रिएक्शन, आपको लगता है दोनों देशों के बीच ये बात होगी, उससे कोई हल निकल सकता है? क्या बोलेंगे बाइडेन शी जिनपिंग से? सर नहीं, बाइडेन क्या बोल सकते हैं शी जिनपिंग को? शी जिनपिंग कोई छोटा सा देश नहीं जिसको वो धमका के बोले कि रूस को मदद देना बंद करो, ये करो। अगर वो उस पे चीन पे सैंक्शन लगाते हैं, दोनों इकोनॉमीज इतनी जुड़ी हुई हैं कि चौतरफा तबाही होगी। एज इट इज जो सैंक्शन लगाई हैं अमेरिका ने, बहुत उनका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है यूरोप पे। 40% यूरोप की गैस जो है वो वहां से आती थी और ऑयल जो है वो वहां से ले रहे हैं। हमको भी ऑयल वहां से लेने को मजबूरी हो गई है अब, क्योंकि ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही है और जो फूड ग्रेन्स की कमी हो रही है, फर्टिलाइजर की कमी हो रही है। तो ये कब तक चलेगा साहब? ये जो है अब आप समझें कि अमेरिका घुड़की मारेगा चीन को और चीन घबरा के कांपने लगेगा, ये तो बचकानी बात है। चीन भी अपना जवाब देगा। चीन और रूस के प्रेसिडेंट्स मिल चुके थे बीजिंग ओलंपिक्स के पहले और उन्होंने कहा था नो लिमिट्स टू द रिलेशनशिप। बताइए चीन को क्या फायदा होगा रूस को इस वक्त दगा देकर, धोखा देकर? उसका फायदा क्या है? वो उसका भी तो दुश्मन अमेरिका है जो उससे लड़ाई के धमकियां दे रहा है। ताइवान में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में वो अमेरिका है, वो और कोई देश नहीं। तो कि चीन अब जाके एकदम से अमेरिका का मित्र बन जाएगा, बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन लगती है। हाँ, बाइडेन साहब ट्राई कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, कितना असर होगा ये दिस रिमेन्स टू बी सीन। मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि कैसे जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बैठक हुई है। पुतिन ने बड़ी बैठक की और उसी सुरक्षा परिषद के साथ आज ये बैठक है। युद्ध पर अहम फैसले ले सकते हैं पुतिन। सुरक्षा परिषद के साथ बैठक, यानी कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए अहम फैसले आज पुतिन ले सकते हैं। उसमें युद्ध से जुड़ा हुआ फैसला, बड़ा फैसला हो सकता है। इसके बारे में भी अपने दर्शकों को बता रही हूं। पुतिन की आज बड़ी बैठक जिसमें युद्ध को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन वो फैसला क्या होगा इस पर भी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त युद्ध क्षेत्र में किस तरह से लगातार बमबारी कर रहा है रूस, वो आपने देख ही लिया है। और उसी बमबारी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ड्रोन हमले हुए हैं। मारियोपोल की तस्वीर दिखा रही हूं। मारियोपोल वो शहर जहां सबसे पहले रूस ने हमला किया, लगातार आपको बताती हूं। और वहां देखिए मारियोपोल में किस तरह से बम बरसाए गए, ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए मारियोपोल की जो कतार दिख रही है आपको गाड़ियों की, लोग किस तरह से वहां से निकलना चाह रहे हैं, शहर छोड़कर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो कहां जाएंगे? हर शहर में तो यही आलम है। ये तस्वीरें आपको मारियोपोल की मैं दिखा रही हूं, एरियल शॉट्स है, यानी ऊपर से ली हुई तस्वीरें। और वहां मारियोपोल में किस तरह से दूर तक आप देखेंगे कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है और तस्वीर का जो रंग है दूर से कैसे कालिख उसमें नजर आती है, क्योंकि इमारतें जल गई हैं और जलने के बाद, बर्बादी के बाद सिर्फ काला मंजर नजर आता है। ये मारियोपोल की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता दूं। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि स्लोवाकिया को डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी भेज रहा है डिफेंस सिस्टम। जी हां, जर्मनी स्लोवाकिया को एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। S-300 डिफेंस सिस्टम जर्मनी की तरफ से स्लोवाकिया को भेजा जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के आसपास जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वहां पर किस तरह से लगातार सेनाओं का जमावड़ा बढ़ रहा है, हथियार भेजे जा रहे हैं, सेनाएं भेजी जा रही हैं। और उसी के बीच ये बड़ी खबर जो आ रही है कि जर्मनी S-300 डिफेंस सिस्टम स्लोवाकिया भेज रहा है। और इस बीच में आपको बताती हूं कि रूस के लिए जो चेचन लड़ाके हैं, क्योंकि चेचन लड़ाकों की एक तस्वीर कल भी मैंने महाभारत में आपको दिखाई दी। चेचन लड़ाकों ने किस तरह से हथियार उठा लिए हैं। तो चेचनिया की जो वफादारी है वो कैसे यूक्रेन के लिए भारी पड़ रही है। धावा बोलने निकले हैं 1000 चेचन लड़ाके। जी हां, इस युद्ध में चेचनिया के लड़ाके भी किस तरह से यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। चेचन गणराज्य के प्रमुख कादिरोव का बयान आया है। उनका बयान यह आया है कि
कि वो खुद किस तरह से कादिरोव के मोर्चे पर पहुंचने की खबर आ रही है, ये भी आपको बता रही हूं। यानी कि चेचन लड़ाकों के किस तरह से जो नेता हैं कादिरोव, वो भी मोर्चे पर पहुंच सकते हैं और लड़ाकों की अगुवाई खुद कादिरोव कर सकते हैं, उनके रिश्तेदार कर सकते हैं। यानी चेचन फोर्सेस को लगातार मोटिवेट करके रूस के पाले में खड़ा करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई वो लड़ रहे हैं। रूस के लिए मरने मारने को तैयार है ये चेचन लड़ाके। जी हाँ, यूक्रेन के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। चेचनिया रूस के दक्षिण में स्थित एक गणराज्य है। आप बार बार सुनते होंगे कि कैसे चेचनिया पर रूस ने हमला किया, वहां पर कब्जा कर लिया और उसके बाद चेचनिया को लेकर किस तरह से अलग ही एक तरह का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात बार बार कही जाती रही थी। कादिरोव 2007 में चेचनिया के लीडर थे, लेकिन वो पुतिन के वफादार रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। और हमले के बाद से यूक्रेन को धमका रहे हैं कादिरोव, लेकिन अब उनके जो सैनिक हैं वो रूस की सेना के साथ लगातार मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को जो नाजी मुक्त और असैन्य बनाने का अभियान उन्होंने चलाया है, यानी कि यूक्रेन में जो नियो नाजीज बार बार पुतिन कहते हैं, उनको हटाने का एक मोर्चा संभाल रखा है खुद कादिरोव ने, यह भी मैं आपको बता रही हूं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दूं कि खेरसन में किस तरह से खेरसन की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन के सामने टैंक आ गया है। ट्रक पार करते दिखे कई रूसी टैंक और ट्रेन आने के दौरान भी नहीं रुके रूसी टैंक। ये तस्वीर सोचिए, वहां पर ट्रेन आ गई और ट्रेन के आने के समय, ये तस्वीर देखिए जरा, ये खेरसन की तस्वीर है। यहां पर ट्रेन आ रही थी लेकिन टैंक क्रॉस कर रहे थे और ये देखिए ट्रेन आ गई लेकिन टैंक रुके नहीं। टैंक किस तरह से रेलवे ट्रैक पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते रहे, ट्रेन को रुकना पड़ा। ट्रेन आ रही थी लेकिन टैंक नहीं रुके, ये रूसी टैंक थे। ये किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, सोचिए कितना घातक हो सकता था, क्योंकि ट्रेन के अंदर लोग सवार थे, लेकिन ट्रेन को रुकना पड़ा। रूसी टैंक नहीं रुके हैं और अगर यहां पर भीषण बर्बादी होती तो शायद वो युद्ध की बर्बादी में ही गिनी जाती और उसका कोई आंकलन नहीं किया जाता बाद में। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में युद्ध की तस्वीर बयां करती हैं कि कैसे ट्रेन ट्रैक पर उस समय ये टैंक्स चल रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। ये रूसी टैंक्स किस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं एक बार मेरे जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा ये बताइए सर, ये तस्वीरें बड़ी हैरान करती हैं सर। ऐसी तस्वीर मैंने युद्ध के मैदान से, आज 23वां दिन है, लेकिन ये तस्वीरें सर, ट्रेन ट्रैक पर टैंक्स क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन पीछे से आ रही है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था सर, लेकिन फाइनली ट्रेन रुकी सर वहां। ये तस्वीर देखिए सर, ये अपने आप में सर ऐसी तस्वीरें मैंने कभी नहीं देखी। देखिए, युद्ध का नजारा बहुत हैरत अंदेज होता है और नॉर्मली अभी तक जो रशियंस हैं उन्होंने कोई रेलवे के ऊपर हमला नहीं किया है, ये ध्यान रहे, क्योंकि सारी जो आबादी शहरों से भाग रही है ज्यादातर वो ट्रेन पे चढ़ के भाग रही है। उन्होंने रेलवे लाइन पे हमला नहीं किया, नहीं तो रेलवे को रोकना काटना तो बाएं हाथ का खेल है। एक ब्रिज को उड़ा दीजिए और रेलवे लाइन बंद, और वो बहुत पहले काट सकते थे। देखिए, पूरी लड़ाई के दौरान रूस ने काफी रेस्ट्रेंट दिखाया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये आबादी भी स्लाव है, ये हमारे बंधु हैं और इसलिए हम ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था तो 40 दिन की बमबारी हुई थी, एयर बम्बार्डमेंट। यहां तो केवल 1 दिन की बम्बार्डमेंट हुई। युगोस्लाविया में जब हमला हुआ था तो 80 दिन की एयर बम्बार्डमेंट हुई थी। तो साहब, यहां पे बहुत फोर्स रेस्ट्रेंट दिखाया गया है। द सिग्नेचर ऑफ रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इज हेवी यूज ऑफ आर्टिलरी, यानी जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, S-24, S-25 फ्रॉग फुट फाइटर बॉम्बर्स हैं, जो हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका बड़ा भारी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां हमने बहुत कम देखा है साहब। वो जो है उनको भी मालूम है कि अमेरिका ने खूब सारे स्टिंगर मिसाइल दे दिए हैं, तो अगर उनके जहाज नीचे आएंगे तो स्टिंगर मिसाइल उनके ऊपर काफी नुकसान कर सकते हैं। एंटी टैंक वो शहरों पे हमला इसलिए नहीं कर रहे कि वो भर दिए हैं
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन से, मैन पैड्स वगैरह से। तो मतलब कोई वो बेवकूफ तो नहीं है रूसी कमांडर, उनको ये मालूम है कि कितने हथियार कहां कहां गए हैं, और ऐसी हालात में अगर उनको कब्जा करना है शहरों पे तो उनको बहुत ज्यादा अपनी फौज 4-5 गुना बढ़ानी पड़ेगी। वो क्यों करें जब अल्टीमेटली उनको खाली करना पड़ेगा। तो वो जो है सीज वॉरफेयर कर रहे हैं, मतलब शहरों को सराउंड करके, आइसोलेट करके भारी बमबारी कर रहे हैं, साथ साथ बातचीत कर रहे हैं कि अगर बातचीत से मान जाओ तो बहुत अच्छा, हमारा भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे भी आबादी बचेगी, और नहीं तो हम करते जाएंगे, हम ठोकते जाएंगे। कौन रोकने वाला है? सर रूस की तरफ से लगातार जो भी अमेरिका कार्रवाई कर रहा है उसका पलटवार भी हो रहा है, जो हम ये भी देख रहे हैं। एक जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि बाइडेन के बयान पर कैसे रूस ने पलटवार किया है। राष्ट्रपति पुतिन का अपमान किया गया, कह रहा है क्रेमलिन। राष्ट्रपति पुतिन का अपमान किया गया है, बाइडेन चिड़चिड़े हैं, उन्हें भूलने की बीमारी है, ये कहा गया है रूस की तरफ से। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे रूस पर आरोप लगाया और पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल कहा, उन्हें एक ठग कहा, उसी का पलटवार है ये। रूस कह रहा है कि चिड़चिड़े हैं बाइडेन, उन्हें तो भूलने की बीमारी है। यानी अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे पर हमला कर रहा है और वहां से पलटवार आ रहा है। अब ये पर्सनल हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब एक तरफ वॉर क्रिमिनल कहेंगे, उन्हें ठग कहेंगे, तो दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से जो बयान आ रहा है, रूस की तरफ से आ रहा है, वो ये कहता है सीधे कि बाइडेन तो चिड़चिड़े हैं और उनकी उतने उम्रदराज हो गए, वो भूल रहे हैं चीजें, उन्हें भूलने की बीमारी है। मैं आपको दिखाती हूं कि पुतिन पर बाइडेन ने किस तरह से जुबानी प्रहार किया था, किस तरह से बातें कही, जिसके जवाब में यह पलटवार हुआ है। जरा वो आपको दिखा देती हूं कि बाइडेन ने किस तरह से जुबानी प्रहार तेज कर दिया है पुतिन पर, और वही इस वक्त आप देख रहे हैं। बाइडेन ने पुतिन को महाठग कह दिया। जी हां, बाइडेन ने कहा, पहले कहा ये वॉर क्रिमिनल है, फिर कहा ये महाठग है। पुतिन पर बाइडेन की अब तक की ये सबसे तल्ख टिप्पणी है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति को प्योर ठग है वो, और कातिल तानाशाह हैं। तानाशाह कहा है रूस के राष्ट्रपति को, पुतिन को कातिल कहा, तानाशाह कहा। कैपिटल हिल में जो बाइडेन का ये बयान सामने आया है, और वो कहते हैं कि पुतिन को युद्ध अपराधी पहले ही कह चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले उन्होंने उन्हें किस तरह से वॉर क्रिमिनल कहा। जवाब में क्रेमलिन ने कहा कि ये अक्षम्य बयानबाजी है, यानी इसके लिए हम माफ नहीं कर सकते। जो बातें आप पुतिन के लिए कह रहे हैं ये अक्षम्य है, इनके लिए कोई माफी नहीं है। बाइडेन की बयानबाजी अस्वीकार्य है, ये रूस ने सीधे सीधे कहा। क्रेमलिन ने कहा वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, आप ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं पुतिन के बारे में। ये बाइडेन के ऊपर, बाइडेन की बयानबाजी हमें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि लुहांस्क के गवर्नर का बड़ा बयान आ गया इस बीच। लुहांस्क यानी कि वो इलाका जिसकी रूस ने, लुहांस्क में रूस की भीषण बमबारी हुई है, हमले में 59 लोगों की मौत हुई है, ये गवर्नर का बयान आया है। और वहां पर यह भी आपको बताऊं कि जो गवर्नर हैं यानी कि यूक्रेन के शासन के नेता हैं, लेकिन वहां पर रूस लगातार कहता आया कि यूक्रेनी शासन ने बहुत हिंसा की है, वहां पर लोग यूक्रेन के साथ रहना नहीं चाहते हैं और इसीलिए उस इलाके में स्वतंत्रता घोषित की, और इसी को लेकर कैसे दोनों देशों के बीच ये भीषण युद्ध छिड़ गया, वो भी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। और ये युद्ध और भीषण होगा ये भी बता दूं आपको। मेजर सिन्हा, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक और भयानक भविष्यवाणी की है पेंटागन ने भयानक भविष्यवाणी की है, वो भी बता देती हूं क्योंकि यहां तो भीषण बमबारी हुई है, लेकिन पेंटागन का कहना है कि पुतिन की मंशा कुछ और ही है। पेंटागन का दावा है कि पुतिन की मंशा कुछ और है, परमाणु हथियारों का रुख कर सकते हैं पुतिन, ये कह रहा है पेंटागन। वो कह रहा है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं होगा पुतिन को। रक्षा खुफिया एजेंसी के जो निदेशक हैं स्कॉट बैरियर, उनका ये बयान आया है, यानी कि वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए परमाणु हथियार उठा लेगा रूस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। युद्ध के बीच पुतिन दे सकते हैं धमकी। ये आज पहली बार नहीं है जब अमेरिका ये बात कह रहा है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस किसी भी समय दे सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यही कहकर अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का खतरा है, यह बयान आज के दिन दे रहा है अमेरिका, जब कई इलाकों पर तो कब्जा कर चुका है रूस, लंबे समय तक बरकरार रह सकता है कब्जा, यह भी कह रहा है अमेरिका।
रूस को सहन करना पड़ेगा आर्थिक अवसाद, यानी आर्थिक नुकसान जरूर हो सकता है और उनको काट भी दिया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा, लेकिन रूस हमले जारी रखेगा। रूस को राजनयिक अलगाव झेलना पड़ेगा। वही प्रतिबंधों का जिक्र जो अमेरिका पहले लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन लगा चुका है, रूस को राजनयिक अलगाव झेलना पड़ेगा, ये कह रहा है अमेरिका। मैं एक बार मेजर जनरल सिन्हा आपके पास आ रही हूं। मुझे सर ये बताइए कि इसमें कोई नई बात है क्या? अमेरिका लगातार पिछले कई दिनों से यही बात कह रहा है, लेकिन ये क्या सिर्फ डर दिखाना है? आपको लगता है प्रेसिंग द न्यूक्लियर बटन इज सो इजी पुतिन के लिए? देखिए, न्यूक्लियर का बटन का तो कोई भी है पागल ही आदमी, क्योंकि पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। आज के दिन में जो ये न्यूक्लियर बम कोई ऐसा नहीं है, एटॉमिक बम है जो हिरोशिमा या नागासाकी में गिराया गया और 80,000 और 40,000 लाख लोग मारे गए। ये जब गिरेगा तो पूरी दुनिया और आने वाले, तो ये एब्सोल्युटली बेईमानी है। बात ये है कि जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों घबराया हुआ है अमेरिका? आज जब आपको पता होगा ईरान के अंदर में न्यूक्लियर डील हो रही थी, ईरान ने यह कह दिया है कि वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात कर रहा है। वो चाहता है कि रशिया उसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे। और देखिए 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो उसमें आपको पता होगा जो तटस्थ देश हैं उसमें चाइना है, इंडिया है, अब तो इजराइल भी हो चुका है, नॉर्थ कोरिया कहता है मैं तटस्थ हूं। तो किनके पास अब बच गई न्यूक्लियर? अमेरिका के पास, और एक आपके वहां पर फ्रांस और यूके के पास, इसके अलावा तो है ही नहीं कहीं। तो आप ये बताइए कि न्यूक्लियर की धमकी किसको देंगे? नो फर्स्ट यूज की तो बात इन्होंने कहा है कि मैं पहले बार नहीं करूंगा, मगर यदि किसी ने कहा तो मैं इसमें हिचकूंगा भी नहीं। yes. तो ये चीजें तो भारत भी कहता है, नो फर्स्ट यूज, बट एक बार यदि आपने कर लिया तो हम ऐसा आपको सबक सिखाएंगे कि आप भी फिर वो तो वारी नारी की लड़ाई है। तो न्यूक्लियर डेटरेंस जो है इसी तरह से होता है, नो फर्स्ट यूज। और बार बार रूस कहता है, देखिए ये न्यूक्लियर जो पीछे छिपते हैं कि न्यूक्लियर कर देगा, वो छिपना इसलिए चाह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, आपने एक पहली बात, 2 बात बहुत अच्छी बताई जिसका विश्लेषण यदि आप मौका दे तो मैं करूंगा। आपने एक बात कहा कि डीनाजिफिकेशन के लिए पुतिन ने इतना कड़ा काट दे दिया जब चेचनिया की बात करते हैं और सीरिया से आने वाले 30,000, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास इन्होंने क्या किया, ये नाजिफिकेशन क्या है जो ये बात करें, मिलिशिया एजॉब बटालियंस, ये एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं लेफ्टिस्ट जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस हैं ये, जो कि एब्सोल्युटली नाजी की तरह सोचते हैं। और ऐसे हैं क्योंकि शहरों को अंदर में जितना भी है, आप देखते हैं जिन शहरों में छिपे हुए हैं, खास करके आपने मारियोपोल में देखा, कीव के अंदर में है। मेजर सिन्हा, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ एक बार, और आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं उसके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी बताऊं कि स्लोवाकिया को रूस ने चेतावनी दे दी है। अब सोचिए कि यूक्रेन को S-300 देने पर चेतावनी दी गई है। स्लोवाकिया को कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है स्लोवाकिया, लेकिन रूस ने धमकी दे दी है। अब ये देखिए, रूस का सीधा सीधा कहना है आप हथियार दे रहे हैं, आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सैनिक भेज रहे हैं, तो इसको हम अपने खिलाफ जंग मानेंगे। तो अब रूस ने सीधे सीधे धमकी दे दी है, और इस धमकी के बीच में रूस क्या बड़ा कदम उठा सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि किस तरह से स्लोवाकिया को रूस ने चेतावनी दी है, लेकिन क्या बड़ा कदम उठा सकता है वो जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कि स्लोवाकिया को लेकर नहीं बल्कि बाकी जो देश है और यूक्रेन से सटे देश है उन्हें लेकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन के साथ लाटविया भी लपेटे में, मैं क्यों कहती हूं, क्योंकि रूसी अधिकारियों का ये बहुत बड़ा खुलासा है। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के बाद पुतिन का खतरनाक प्लान क्या है, वो कुछ और कब्जे भी कर सकते हैं। वायुसेना के पूर्व कर्नल इगोर कोरोचेंको का बयान है, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला कर सकते हैं पुतिन। ये वो देश हैं जो आसपास हैं, देखिए लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और ये यूक्रेन के अगल बगल देश, और इन पर हमला कर सकता है। 3 ही देश नाटो का हिस्सा हैं। ये देश ऐसे हैं जिन पर हमला कर सकता है, और तीनों देशों पर कब्जा करने का प्लान पुतिन बना रहे हैं। छोटे देश हैं, इन पर हमला कर सकते हैं, और स्वीडन के कुछ हिस्सों को भी हथियाने की योजना बना रहे हैं पुतिन। इससे होगा क्या, इससे किस तरह से दबाव पड़ेगा यूक्रेन पर, और न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि नाटो के और देश जो इस इलाके में आते हैं, इस हिस्से में आते हैं, उन्हें लगेगा कि रूस से बचने
निपटने के लिए आपको रूस की शरण में ही रहना होगा। नाटो ने पूर्वी यूरोप में भेजे हैं हजारों सैनिक। रूस बार बार कह रहा है आप ये मत करिए, आप इस पूरे इलाके को मिलिटराइज कर रहे हैं, यहां पर सैनिक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, रूसी सीमा के पास कर रहे हैं अभ्यास, यानी कि यहां यूक्रेन है और ये देखिए लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यहां पे आपने सैनिक भर दिए, यहां आपने मिलिट्री टैंक्स भर दिए। बाल्टिक देशों पर कब्जा कर सकते हैं पुतिन, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हमला किया जाता है, यहां पर दबाव बनाया जाता है, तो इससे सीधा संदेश आप दे सकते हैं। जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या इससे संदेश जा सकता है क्या? देखिए, मैं आपको कुछ चंद एक फैक्ट्स बताऊं। पिछले साल जुलाई के महीने में अमेरिका, यूक्रेन, लिथुआनिया और पोलैंड ने मिलकर यूक्रेन में एक्सरसाइज की थी और उस वक्त ये जो रणनीति है जॉइंट एक्सरसाइज के अंदर, जो कि जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भर देना, थोक के हिसाब में देना, शोल्डर फायर्ड मिसाइल देना, यह लड़ाई के पहले अमेरिका बहुत सारे यहां इस एक्सरसाइज के बाद दे चुका था। फिर दिसंबर के महीने में उन्होंने एक 34 देशों का नेवल एक्सरसाइज और सिंपोजियम वगैरह किया था यूक्रेन की कोस्ट लाइन के ऊपर, और उसके बाद जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, इससे ही, जिसमें कि कहा था कि दोनों देश कोऑपरेट करेंगे। और मतलब ये तो तकरीबन आप मिलिट्री दर्जे की, नेटो की कोऑपरेशन लेवल तक आ चुके थे। एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जब वो साइन किया तो वो बिल्कुल रेड फ्लैग था रूस के लिए, और उसके बाद से रूस ने अपनी फौजों को तैनात कर दिया तीनों और बोला साहब या तो आप मानिए, रिटर्न में गारंटी दीजिए कि उसको नहीं लेंगे नेटो में, नहीं तो हम हमला करेंगे। अच्छा, ये अब जहां तक सवाल रहा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का, देखिए मैं सहमत हूं मेरे कोलीग से कि ज्यादातर तो ये धमकियां हैं, दोनों ओर से ये धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हो रही है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा हर रोज बढ़ता जा रहा है। प्लीज समझिए कि रूस के पास 6300 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका के पास तकरीबन 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। जी ठीक है, रूस के पास मतलब न्यूक्लियर सुपीरियॉरिटी है और लोकल एरिया में कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, तो अब वो उसको प्रेस होम कर रहा है। जितना अमेरिका कोशिश कर रहा है इस लड़ाई को बढ़ाने की, S-300 मिसाइल की जो बैटरी थी वो पहले दिन रूस ने हमला करके बर्बाद करने की कोशिश की थी और काफी सारी वेस्टर्न यूक्रेन में ले जाकर छुपा दी कि पहले हमले के बाद इस्तेमाल करेंगे हम। और अब अगर आप, और पहले तो बात हुई नो फ्लाई जोन की, और पोलैंड ने कहा था कि हम MiG-29 जहाज देने को तैयार है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं देंगे साहब, नहीं तो रूस हम पे चढ़ बैठेगा, हम अमेरिका को दे देंगे, रामसेन एयरबेस पहुंचा देंगे, वहां से आगे वो जाए। अब अमेरिका ने स्लोवाकिया को मना लिया है कि S-300 मिसाइल तुम अपने यूक्रेन को दे दो, हम संभाल लेंगे। साहब वो जैसे यूक्रेन को संभाला है वो तो दुनिया ने देखा है, ठीक है साहब। तो अगर आप अब इसको लड़ाई की हालत तक लेना चाहते हैं, और अगर नेटो के जो देश हैं 34 वो मिलके हमले की कोशिश करेंगे रूस के ऊपर, तो ऐसे में तनाव बढ़ता जाएगा और एक्सीडेंटल एस्केलेशन का स्कोप है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, अगर आप रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन पढ़ें, वो कहते हैं जब देश पे बहुत ज्यादा खतरा हो जाए। जीडी बख्शी सर, मैं एक बार एक और तस्वीर दिखाती हूँ और उसके बाद भी मैं आपसे बात करूंगी इस तस्वीर पर, क्योंकि जो तस्वीर हमारे पास आ रही है ये ड्रोन फुटेज है, और ड्रोन फुटेज जरा दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, और ये ड्रोन अटैक हुआ है किस तरह से यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। हम बार बार आपको बता रहे हैं रूस इस वक्त हर हथकंडा अपना रहा है, और उसी में से एक ड्रोन अटैक भी है, और किस तरह से ये ड्रोन वहां पर किस तरह से हमला कर रहा है उसकी फुटेज देखिए। ये तस्वीरें नजर आती है, ये प्रिसिशन से देखिए अटैक है, प्रिसिशन अटैक्स, क्योंकि यहां पर पहले उस इलाके को घेरा गया, निशाना बनाया गया, और फिर वहां पर कैसे ड्रोन गिराया गया जिससे कि हमला हो सके। इस बीच ये हेलीकॉप्टर अटैक भी मैं आपको दिखा रही हूं तस्वीरें, यानी
ड्रोन अटैक के साथ साथ हेलीकॉप्टर अटैक की तस्वीरें, और उसमें जो कैमरा फिटेड है उससे आप देखेंगे किस तरह से ये हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है और ये आगे बढ़ता हुआ किस तरह से लगातार गोलियां दागते हुए जा रहा है। देखिए ये कैमरा फिटेड है हेलीकॉप्टर के अंदर और वो निशाना लगा रहा है लगातार अपने टारगेट पर, जो लक्ष्य है उसे ध्वस्त करता हुआ जा रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी मैं आपको बताऊं, जो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है तस्वीरें। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है और वो कह रहे हैं कि यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर रूसी कब्जा हुआ है। एयर बेस पर उतरे हैं रूसी हेलीकॉप्टर, KA-52 हेलीकॉप्टर से हमले की तस्वीर आई है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा भी रही हूं और साथ ही ये बता रही हूं कि रूस रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई कि यूक्रेन को S-300 पर चेतावनी तो दी ही है, लेकिन साथ ही साथ कैसे बड़ा हमला कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के एयरबेस पर हमने कब्जा कर लिया है, यानी जहां से उड़ान भरेंगे और हम पर हमला करेंगे, हमने उस एयरबेस को ही अपने कब्जे में कर लिया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। इस बीच मैं आपको दिखाती हूं कि पुतिन के डर से कैसे नाटो अब चौकन्ना हो गया है। पुतिन के डर से नाटो कैसे चौकन्ना हो गया है, क्योंकि नाटो के देशों को लगातार लग रहा है कि पुतिन हमला कर सकते हैं, वो कभी भी बम बरसा सकते हैं। नाटो देशों में सैन्य तैनाती इस वक्त जारी है, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। खतरे की आशंका को लेकर यह तैनाती की जा रही है, यानी कि एक डर बना हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। ब्रिटेन यहां पर पोलैंड में एंटी मिसाइल सिस्टम भेज रहा है। पोलैंड बिल्कुल लगा हुआ देश है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी ये बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि हम सैन्य मदद करेंगे। पोलैंड की एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ 100 सैनिक भी भेजे जाएंगे, यानी कि सिर्फ सिस्टम नहीं, सिर्फ हथियार नहीं, सैनिक भी जा रहे हैं। रूस की कार्रवाई को लेकर ये पूरी तैयारी हो रही, क्योंकि नाटो देशों को लगता है कि अब रूस अगर यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो बाकी देश अछूते कैसे रख सकते हैं। कहीं पर भी हमला हो सकता है पुतिन का। हवाई हमले से बचाव को लेकर सतर्क रहने की बात नाटो ने की है, नाटो के देशों से की है। थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे नाटो के, अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, उनकी बैठक बेल्जियम में हुई, ब्रसेल्स में हुई। नाटो लगातार अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है। जो सहयोगी देश हैं वहां पर भी सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं, यानी यूक्रेन पर हमला खतरे की घंटी है और इसीलिए नाटो देशों ने अपनी किस तरह उपस्थिति बढ़ाई है, अपने हथियारों की, सैनिकों की और साजो सामान की जो आपूर्ति है उसे भी बढ़ा दिया है। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूं। इस बीच जो तस्वीरें यूक्रेन रूस युद्ध से आ रही हैं उन पर हमारी नजर बनी हुई है। मेजर जनरल सिन्हा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं, लेकिन लगातार तस्वीरें रिपब्लिक आपको दिखाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे डायरेक्टर अमित शर्मा के साथ पूछता है भारत। और शुरुआत होती है पूछता है भारत की ऐश्वर्या के एजेंडा। तो एजेंडा साफ है कि 20 दिन की तबाही और ऐसा मंजर जो किसी ने सोचा न था। लेकिन फिर भी क्यों दर्शकों